मंच पर विराजमान लोकसभा स्पीकर आदरणीय सुमित्रा जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी, राज्य और केंद्र के मंत्रिपरिषद के सभी महानुभाव, उद्योग जगत के कैप्टन्स, विदेशों से आए हुए सारे मेहमान, भाई और बहनों, ये ऐसा कार्यक्रम है कि जिसमें मुझे पूरा समय रुकना चाहिए। 2 दिन हो तो 2 दिन रुकना चाहिए। इस बार मैं वो नहीं कर पाया हूं, भविष्य में जरूर प्रयास करूंगा। क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं कि देश की ताकत राज्यों में निहित होती है, और जो राज्यों की ताकत समझता है वो ही देश को ताकतवर बना सकता है। भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो राज्यों का आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। भारत एक पिलर पे ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता है। हर मजबूत राज्य के पिलर्स अल्टीमेटली पूरे देश को ऊपर ले जाते हैं, और इसलिए केंद्र सरकार का ये दायित्व बनता है कि सभी राज्यों को विकास के लिए प्रोत्साहित करें, जहां जरूरत पड़े वहां पूरी शक्ति से उनके साथ जुड़े रहें, और तब जाकर के हम विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर पाएंगे। मैंने प्रारंभ से कहा है कि देश के विकास के लिए मैं टीम इंडिया इस मंत्र को लेकर के आगे काम करना चाहता हूं। और जब मैं टीम इंडिया की बात करता हूं तब प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री एक ऐसी टीम है जो टीम कंधे से कंधा मिलाकर के काम करें तो बहुत से कामों में तेजी आ सकती है, विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सकता है। मुझे मुख्यमंत्री के नाते काफी अनुभव रहा है, और इसलिए केंद्र और राज्य के परस्पर सहयोग के रिश्ते कितनी ताकत दे सकते हैं, इसका मुझे पूरा अंदाज है और स्वानुभव से अंदाज है। और अगर सहयोग न हो तो कितनी तकलीफ होती है, इसका भी पूरा अंदाज है। और मुझे अकेले तो नहीं, शिवराज जी को भी पता है। उन्होंने 10 साल कैसे बिताए हैं मुझे मालूम है। और इसलिए भारत जैसे देश को आगे बढ़ाना है तो केंद्र और राज्य के बीच के 36 तो कतई नहीं हो सकता है, होना ही नहीं चाहिए। 36 का आंकड़ा कभी उपयोगी नहीं होगा। केंद्र और राज्य प्रतिस्पर्धी नहीं है, केंद्र और राज्य दुश्मनी भी नहीं करते। केंद्र और राज्य एक दूसरे के पूरक है। और ये मैसेज हिंदुस्तान में काम करना जो चाहते हैं उन सबको होना चाहिए कि आप किसी भी राज्य में जाइए, वो राज्य अगर आपके साथ खड़ा है तो आप लिख के रखिए केंद्र आपके साथ खड़ा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
जैसे मैं कहता हूं कि 36 का आंक नहीं होना चाहिए, वैसे सिर्फ पास पास होने से भी बात बनती नहीं है कि केंद्र और राज्य पास पास खड़े हैं। पास पास खड़े रहते हैं तो 1+1 2 होता है। 36 से बाहर निकल गए, अच्छी बात है, लेकिन यहां पर अटकने से काम नहीं होगा। पास पास अगर है तो 1+1 2 होता है। मुझे तो इससे भी 2 कदम आगे जाना है। पास पास नहीं, साथ साथ होना है। और जब साथ साथ होते हैं तो एक के बगल में एक 11 हो जाता है। केंद्र और राज्य, इनकी शक्ति इतनी गुना बढ़ जाती है। और इसलिए ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको लेकर के मुझे आगे बढ़ना है। हम पहले जब मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो पढ़ते थे a+b इंटू ब्रैकेट स्क्वायर, और जब उसका रिजल्ट निकालते थे तो a² + 2ab + b² ऐसा उसका रिजल्ट निकालते थे। ये 2ab कहां से आया? ये 2ab है, वो जुड़ने की एक एक्स्ट्रा एनर्जी होता है। जब वो संगठन का ब्रैकेट लग जाता है, केंद्र और राज्य का मिलन हो जाता है, a+b इंटू ब्रैकेट स्क्वायर हो जाता है, तो a² + 2ab, ये जो 2ab निकलता है वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी बनता है। उस एक्स्ट्रा एनर्जी को लेकर के हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर सही नेतृत्व हो, नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, इरादे नेक हो, दिशा निर्धारित हो, मकसद पाने का इरादा हो, तो बीमारू राज्य भी प्रगतिशील राज्य बन सकता है। इसका उत्तम उदाहरण शिवराज जी, उनकी टीम और मध्य प्रदेश ने दिखाया है। पूरे विश्व को पता होना चाहिए कि जो राज्य 2% से भी कम ग्रोथ रेट से गुजरता था, वो 10 साल 9% के ग्रोथ रेट पर पहुंच गया। विश्व ये भाषा समझता है और विश्व को हमें समझाना चाहिए, और भारत सरकार ने भी मध्य प्रदेश का ढोल पीटना चाहिए। दुनिया जाने के भी कैसे बदलाव आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र। आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने कम समय में इरिगेशन लैंड को 4 गुना कवर कर दिया जाए, जो काम इतनी तेजी से हो सकता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर ये विकास की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण धरोहर बनता है। वो काम यहां हुआ। बिजली सरप्लस स्टेशन बना दिया गया, रोड का नेटवर्क खड़ा कर दिया गया, और लैंडलॉक स्टेट होने के बावजूद भी, और कभी न कभी थोड़ी बहुत पहचान थी तो एग्रीकल्चर की पहचान थी, उसको मैन्युफैक्चरिंग स्टेट में कन्वर्ट करने की दिशा में एक बीड़ा उठाया है। और इसके लिए मध्य प्रदेश बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। भारत के सामने एक प्रमुख लक्ष्य है, और वो प्रमुख लक्ष्य है रोजगार उपलब्ध कराना। हमारी पहली प्राथमिकता विकास में यह है कि हम सर्वाधिक रोजगार कैसे उपलब्ध करा सके। यह देश नौजवानों का देश है। उनके हाथ में अगर रोजगार के अवसर होंगे तो केंद्र और राज्य मिलकर के जितनी ताकत से आगे बढ़ते हैं, अगर इन नौजवान की भुजाएं हाथ लग जाएं तो शायद ऊंचाइयों को पार करने में हमें देर नहीं लग जाएगी। ये मेरा विश्वास है। और इसलिए हम, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो,
तीनों को समान रूप से बल दे करके अधिकतम रोजगार उपलब्ध हो, उस दिशा में हम काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब हम मेक इन इंडिया कहते हैं तो हम विश्व को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपार संभावनाएं पड़ी है। कृपा करके भारत को सिर्फ बाजार मत समझिए। विश्व का ध्यान भारत पे इस पर गया कि उनको लगा 125 करोड़ देशवासियों का मार्केट है, चलो माल डंप करो, बेचो और मुनाफा कमाओ। मैं विश्व को कहता हूं, यहां तक सीमित मत रहिए। अगर भारत विकास नहीं करेगा तो उसका परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगा। अगर भारत का परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगा, हर भारतीय का परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगा, तो आपका ये बाजार के रूप में देखने का सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए आपका भी भला इसमें है कि यहां पूंजी निवेश कीजिए, यहां के लोगों की खरीद शक्ति बढ़े, तो फिर वो यही आपका ही उत्पादन किया हुआ माल लेने वाले हैं। और इसलिए मेक इन इंडिया ये कंसेप्ट विन विन सिचुएशन वाला है। आपके लिए कोई भी दुनिया का मैन्युफैक्चरर है, उसे क्या चाहिए? उसे लो कॉस्ट प्रोडक्शन चाहिए, उसे स्किल मैन पावर चाहिए, उसको जीरो मेंटेनेंस लॉस चाहिए, उसको इफेक्टिव गवर्नेंस चाहिए, उसको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मैं विश्वास से कहता हूं कि मध्य प्रदेश की धरती में, मध्य प्रदेश की सरकार में ये सामर्थ्य है, ये सारी बातों आपको सब देने का, और आपके लिए एक प्रकार से सुनहरा अवसर है। ये सुनहरा अवसर है, इसको आप मौका गंवाना नहीं चाहिए। और मध्य प्रदेश के पास एक अनमोल संपत्ति है जिसका तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान है। ये भारत का दूसरा विशाल स्टेट है। बहुत जमीन है इस राज्य के पास, बहुत जमीन है। शायद हिंदुस्तान में जमीन की मालिक का इतना बड़ा सुखी राज्य कोई नहीं होगा देश में। और जनसंख्या की दृष्टि से ये दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी बड़ा है। और इसलिए इतनी क्षमता वाला ये राज्य आने वाले दिनों में विकास के लिए कितनी अनुकूलता पैदा कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हम उस मैन्युफैक्चरिंग को प्रायोरिटी दें जिसमें एक्सपोर्ट की पूरी संभावनाएं हैं। भले हम छोटे छोटे उद्योगों का नेटवर्क बनाएं, लेकिन वो कंपोनेंट भी एक्सपोर्ट करने का अवसर हो, और भले असेंबलिंग कहीं पर दुनिया में होता हो, हम उस दिशा में कैसे आगे बढ़े। हम छोटे छोटे उद्योगों की जाल के साथ बड़े उद्योगों को सहाय करने वाला नेटवर्क कैसे करें, इंटरडिपेंडेंट व्यवस्था को हम कैसे प्रमोट करें। और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश ने उस दिशा में ध्यान दिया है। कल उन्होंने यहां एसएमई सेक्टर का सम्मेलन बुलाया था, मध्य प्रदेश के लोग थे, लेकिन उनको प्रोत्साहन देना, उनको मदद करना, और ये जो उद्योगकार आए हैं बड़े बड़े, उनका ध्यान जाए कि छोटे छोटे कंपोनेंट बन रहे हैं, उनके लिए उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है। ये दोनों का इंटरडिपेंडेंट व्यवस्था अगर खड़ी हो जाती है तो छोटे छोटे उद्योगकारों के लिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट चेन खड़ी हो सकती है और उसका फायदा मिल सकता है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि जिसने एग्रीकल्चर सेक्टर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। मध्य प्रदेश की जमीन उर्वरा जमीन है। ये हमारा मालवा क्षेत्र का गेहूं, उसको लेने के लिए लोग कतार लगाते हैं। शायद मालवा क्षेत्र का गेहूं, इतना स्वीट गेहूं शायद हिंदुस्तान के किसी कोने में होगा। लेकिन एग्रीकल्चर में सिर्फ किसान की मेहनत से यहाँ की इकोनॉमी ड्राइव करेगी ऐसा नहीं होगा। समय की मांग है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में वैल्यू एडिशन के लिए मध्य प्रदेश को महत्व कैसे दें। सोयाबीन में मध्य प्रदेश ने अपना नाम बनाया है। ऐसे कई क्षेत्र हैं। हम मध्य प्रदेश में एक स्पेशल विचार करके एग्रीकल्चर सेक्टर में वैल्यू एडिशन, और उसके कारण हमारे किसानों को उसकी आय कितनी बढ़ेगी इसका हम अंदाज कर सकते हैं।
एग्रीकल्चर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे कोल्ड स्टोरेज हो, वेयर हाउसिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल की व्यवस्था हो। अब हमारे यहाँ हमारा सोयाबीन विदेश जाता है, अगर पोर्ट तक उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा यहाँ के हमारे सोयाबीन को, तो मैं मानता हूं कि दुनिया के बाजार में उसको जाने में बहुत सुविधा रहेगी। तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रॉपर मार्केट मिलेगी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, और मुझे भी हैरानी है कि हमारे शिवराज जी भी उस बात का फायदा नहीं उठाते हैं। उठाते होंगे तो मेरे ध्यान में नहीं है। यहां बैठे हुए कई लोगों के लिए वो खबर मैं शायद सरप्राइज दूंगा आज। ये एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हिंदुस्तान में कुल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का उत्पादन है, अकेला मध्य प्रदेश 40% कंट्रीब्यूशन कर रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ये किसी का ध्यान नहीं है इस बात पे। ऑर्गेनिक एग्रो प्रोडक्ट का आज वर्ल्ड मार्केट है, ग्लोबल मार्केट पड़ा हुआ है। और एक राज्य हिंदुस्तान के टोटल एग्रो मार्केट का, ऑर्गेनिक एग्रो मार्केट का 40% प्रोडक्ट देता है। मतलब यहां के किसानों ने पूरी मानव जात की बहुत बड़ी सेवा करने का काम किया है। और होलिस्टिक हेल्थ केयर का जो दुनिया में प्रवाह चल रहा है, उसमें अपनी जगह बनने के लिए उसने मौका दिया है। ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम उसको अवसर दें, हम उसको अवसर दें। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ मध्य प्रदेश और भारत के अंदर, जैसे ग्लोबल मार्केट के लिए समुद्री तट का स्पेशल बेनिफिट होता है, उसी प्रकार से भारत जैसे मार्केट के लिए मध्य प्रदेश का ऐसा लोकेशन एडवांटेज है कि अगर हम एग्रो प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में चारों दिशा में बहुत बड़ा इजी रीच आउट करने का आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और मैं चाहता हूं इन्वेस्टर्स को इस दिशा में काम करें। कोई सरकार तेज गति से जब चलती है तो कितना उत्तम परिणाम दे सकती है। मोदी ने मेक इन इंडिया की बात अभी अभी कही, बजट के अंदर केंद्र सरकार ने डिफेंस के लिए बात कही। लोगों को लगता है ठीक है, मोदी ने कह दिया, बजट में बोल दिया, लेकिन बात आगे कैसे बढ़ती है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी बना दी, और जैसा ही भारत सरकार ने योजना बनाई उसको तुरंत अपने लिए काम में लगा देने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया। ये जो है विकास के लिए यही तौर तरीके हैं जो अल्टीमेटली काम करते हैं। उन्होंने तुरंत अपने राज्य के रिसोर्सेज, अपने राज्य के कानून, अपने राज्य की स्थिति और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए परंपरागत रूप से जबलपुर और ग्वालियर, उसने अपनी एक जगह थी, ठीक कालक्रम में सब नष्ट हो गया या तो हालत बड़ी खस्ता हो गई, लेकिन वहां पर नेचुरल टेंडेंसी पड़ी हुई है जबलपुर और ग्वालियर में। जबलपुर और ग्वालियर की जो नेचुरल टेंडेंसी है, और शिवराज सिंह की सरकार ने जो डिफेंस पॉलिसी लाए हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए पॉलिसी लाए हैं, और भारत सरकार का जो इनिशिएटिव है, मैं मानता हूं भारत को डिफेंस के सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मध्य प्रदेश ने उठाया है। मैं सभी क्षेत्र के इन्वेस्टर्स को कहता हूं कि देश की बहुत बड़ी सेवा का क्षेत्र खुल रहा है, और ये वो मैन्युफैक्चरिंग है जो भारत के इंपोर्ट को कम करेगा। आज हम हर छोटी चीज विदेशों से लाते हैं। अश्रु गैस के सेल भी बाहर से आते हैं, रोना भी बाहर से लाना पड़ता है जी। ये बदलना है जी स्थिति, ये बदलना है। और हमें कौन क्यों रुलाए, रोना होगा तो हम खुद रो लेंगे। लेकिन एक अच्छा काम उन्होंने किया, डिजिटल इंडिया। हमने बजट में घोषणा की, उसके बाद मैंने डिजिटल इंडिया का एक कैंपेन को उसको ऑर्गेनाइज किया, व्यवस्था बनाई। लेकिन अभी तो वहां हमारा काम अभी तो हम कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश डिजिटल इंडिया को धरती पर उतारने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनिक एस्टेट को बनाने का शिलान्यास कर देता है। आप देखिए, केंद्र और राज्य मिलकर के
उस योजना के प्रकाश में, इस विजन के प्रकाश में योजनाओं को इंप्लीमेंट करने का काम कितना तेजी से हो रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना बनी, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की, बैंकों को लगाया, लेकिन मध्य प्रदेश ने इसे अपना बना दिया। इतने कम समय में 36 लाख लोगों के बैंक अकाउंट खोलने का काम मध्य प्रदेश ने कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने भारत सरकार से भी 2 कदम आगे गए। उन्होंने परिवार को एक यूनिट बनाया बैंक अकाउंट के साथ, और गवर्नमेंट बेनिफिट स्कीम को परिवार के साथ जोड़ करके ट्रांसफर करने की एक परफेक्ट प्लानिंग कर करके गरक दिया। यानी भारत सरकार का कोई विजन हो, उसके साथ राज्य सरकार इमीडिएटली उसको पकड़ करके अगर आगे बढ़ती है तो कितना फायदा होता है। मैं यहां मध्य प्रदेश के एक एक घटनाओं को बारीकी से देखता हूं और उसके आधार पर मैं बता रहा हूं, और मैं कोई कागज लेके नहीं बोल रहा हूं। और चुनाव जीतने के बाद मैं मध्य प्रदेश पहली बार आया हूं। जानकारियों के लिए खुद जाना नहीं पड़ता है, जानकारियां रखना एक जिम्मेवारी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर केंद्र सरकार को हर राज्य के सामर्थ्य का पता हो, केंद्र को अगर राज्यों की प्रायोरिटीज का पता हो, केंद्र को राज्य के रिसोर्स का पता हो, और किन चीजों में जुड़ने से देश को भला होगा, इसका परफेक्ट प्लानिंग हो, मैं मानता हूं हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। और आज के इस इवेंट से यह बात सबूत हो जाती है कि काम कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसा मैंने पहले ही कहा, मैं एक और विषय सभी राज्यों से कहना चाहता हूं, सिर्फ मध्य प्रदेश को मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। अब समय बदल चुका है। कोई देश, राज्य तो छोड़िए, कोई देश अकेला अपनी दुनिया लेकर के अपने ही सपनों में नहीं जी सकता। उसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ही अपनी जगह बनानी होती है, क्योंकि हम एक ग्लोबल एरा से गुजर रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी का इंपैक्ट है। पहले मुंबई का शोर बाजार कुछ करता था तो 24 घंटे के बाद इंपैक्ट महसूस होता था, और न्यूयॉर्क के मार्केट में कुछ होता है तो दूसरी सेकंड पे हिंदुस्तान के मार्केट पे इंपैक्ट होता है। जगत बहुत बदल चुका है, और इसलिए हमने भी अपने तो को इस रूप में सज्ज करना चाहिए। और मैं हर राज्यों को चाहता हूं कि हम अपना एक टैलेंट पूल बनाए, ग्लोबल टैलेंट पूल बनाए। एक ग्लोबल टैलेंट पूल का मेरा कल्पना यह है कि आपके राज्य के नागरिक दुनिया में कहीं कहीं बसे हैं। अगर हर गांव में पूछोगे भाई आपके गांव में कितने लोग विदेश हैं, तो गांव वाले बता देंगे 5 लड़के हमारे विदेश हैं। कोई 25 साल पहले गया होगा, 50 साल पहले गया होगा। उनको ढूंढना चाहिए, एक ग्लोबल नेटवर्किंग करके ग्लोबल टैलेंट पूल बनाना चाहिए। और आज दुनिया में बैठे हुए भारतीय भी भारत के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं। डॉलर और पाउंड बात की बात है, डॉलर और पाउंड बात की बात है। उनका एक्सपीरियंस, उनकी टैलेंट, उनकी डिसिप्लिन, ये हमें बहुत काम आ सकती है। उसके विषय में इनिशिएटिव लेना चाहिए, और आने वाले दिनों में देखिए इसका हमें फायदा मिल सकता है। आज विश्व भर में फैले हुआ हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हमारी ये जो टैलेंट है, ये टैलेंट भारत के लिए काम आए, उसके लिए हमने एक नई सोच और नए इनिशिएटिव साल, और राज्यों ने इस काम को पहले राज्यों ने शुरू करना होगा, तब जाकर के उस पूरे दिशा में काम आएगा। उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। स्किल डेवलपमेंट को हमने बहुत बल दिया है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट का भी इन जनरल में स्किल डेवलपमेंट से फायदा नहीं होगा। अगर केमिकल इंडस्ट्री का क्लस्टर है तो उसका मैपिंग करके वहीं पर केमिकल इंडस्ट्री के अनुकूल स्किल डेवलपमेंट कैसे हो। आईटी पोटेंशियल एरिया है तो वहां आईटी प्रोफेशंस के लिए स्किल डेवलपमेंट कैसे कैसे हो। सोलार एनर्जी के लिए पोटेंशियल एरिया है तो वहां पर स्किल डेवलपमेंट नौजवानों को सोलार एनर्जी के सेक्टर के लिए कैसे हो। ये अगर हम मैपिंग करके मैचिंग करके स्किल डेवलपमेंट के टाइम टेबल को बनाते हैं तो हमारे नौजवानों को रोजगार के लिए कहीं अपने यहां से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। उसको अपने ही दायरे में अपनी क्षमता के आधार पर, अपने हुनर के आधार पर रोजगार मिलेगा। और इसलिए हमारी कोशिश है कि पूरे भारत का
स्किल की रिक्वायरमेंट के अनुसार मैपिंग होना चाहिए। कहां कौन से क्लस्टर के पोटेंशियल है, अकॉर्डिंग टू दैट तो फिर कभी हमें रोजगार के लिए समस्याएं पैदा नहीं होगी। वरना आज क्या होता है, एक तरफ आपकी रोजमर्रा जिंदगी में अनुभव आता होगा, एक तरफ नौजवान बेरोजगार है और दूसरी तरफ आपके घर में नल का रिपेयर करना है तो प्लम्बर नहीं मिल रहा है। ये मिसमैच जो है ना, उसी ने तो कठिनाई पैदा की है। आपके पास गाड़ी है, ड्राइवर चाहिए, बेरोजगार नौजवान है, लेकिन आपको ड्राइवर नहीं मिल रहा है। ये हम रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके स्किल डेवलपमेंट का मिशन चलाना चाहते हैं और ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। प्राइवेट पार्टियां भी आए, बहुत बड़ी, आज हिंदुस्तान को आपको हैरानी होगी, द बेस्ट क्वालिटी के लाखों ड्राइवरों की जरूरत है देश को, लाखों ड्राइवरों के। इतने सारे नौजवान हैं, इतने सारे अकस्मात हो रहे हैं। क्या हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, ट्रक चलाने वाले एसोसिएशन है, क्या हम ड्राइवर इंस्टीट्यूशन खड़ी नहीं कर सकते? द बेस्ट क्वालिटी के ड्राइवर नहीं बना सकते? कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमने इन सारे कारोबार को बड़े प्रैक्टिकल धरा पर तल लाना पड़ेगा। जितना ज्यादा हम इस माइन्यूट प्लानिंग करके प्रैक्टिकल धरा पर लाएंगे, हम इसका परिणाम दे सकते हैं और परिणाम हमने देना चाहिए और स्किल डेवलपमेंट को उस दिशा में हमने लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, इन दोनों को बल देना चाहिए। सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को बल देंगे और शॉर्ट टर्म को छोड़ देंगे तो निराशा आ जाएगी, तो हो सकता है शायद परिणाम नहीं मिलेगा। हमने दोनों का मेल करना होगा और दोनों का मेल करके हम काम करेंगे। एक हमारे देश में कमी महसूस हुई है, हमने हमारे देश का जो एकेडमिक वर्ल्ड है उसको विकास में हिस्सेदार नहीं बनाया है और मैं मानता हूं इसने कारण देश को बहुत नुकसान हुआ है। आवश्यक है कि एकेडमिक वर्ल्ड, हमारी यूनिवर्सिटीज भी हो, हमारे पॉलिसी मेकर्स हो, गवर्नमेंट के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो और इन्वेस्टर वर्ल्ड हो, ये चार प्रकार के लोग बार बार साथ बैठ करके विचार विमर्श करना चाहिए। तब जाकर के हमारी यूनिवर्सिटीज भी उस सिलेबस को तैयार करेगी कि भाई अगर मेडिकल साइंस में स्टेम सेल का युग आने वाला है तो आज मेडिकल साइंस में स्टेम सेल की एजुकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेबोरेटरी में स्टेम सेल्स के लिए आवश्यक प्रक्रिया है कि नहीं है, मैन्युफैक्चरर स्टेम सेल्स के लिए जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करना चाहिए वो उसको मालूम है कि नहीं है। अगर ये पूरा हम बैठ करके सोचते हैं तब तो हम परफेक्ट प्लानिंग कर पाएंगे। लेकिन हमने फाइनेंस वाले फाइनेंस की जगह पे काम करते हैं, इन्वेस्टर सरकार के दरवाजे पर दस्तक देता घूमता फिरता है, राज्य में बैठा है वो चिल्लाता रहता है आओ आओ इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो, और एकेडमिक वाला आर्टिकल लिख करके कपड़े उतारता रहता है। और इसी के कारण जबकि हर एक की अपनी शक्ति है, इन शक्ति का उपयोग करना बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूं कि आगे वाले दिनों में, और ये जितना एरिया स्पेसिफिक होगा उतना ज्यादा फायदा होगा। इन जनरल भारत की बात करना बहुत सरल है, लेकिन वहां जाकर के बैठ करके उस समस्या का रास्ता खोजना कठिन होता है, लेकिन वो कठिन रास्ता ही हमें परिणाम दे सकता है। अगर ऐसी इन्वेस्टर समिट दिल्ली में 100 हो जाए, देश में इकोनॉमी नहीं बदलती है, लेकिन राज्यों के अंदर एक एक हो जाए, इकोनॉमी बदलना शुरू हो जाती है। सही जगह यही है, सही जगह यही है। अभी शिवराज जी वर्णन कर रहे थे जापान, भूटान, नेपाल, देखना वो बोलने में तो बढ़िया बोलते हैं वो। देखिए इन दिनों विदेश में जो गया, जिन जिन देशों ने भारत में पूंजी निवेश की बात कही है, एक प्रकार से मैं कहता हूं $100 बिलियन ने वीजा के लिए अप्लाई कर दिया है। जापान हो, चीन हो, अमेरिका हो, $100 बिलियन ने
वीजा के लिए अप्लाई कर दिया है। अब उस राज्य में दम चाहिए कि इसमें से जितना मार करके ले जाए, रास्ता खुला पड़ा है। जो राज्य अपने आप को तैयार कर देगा, अपने आप को तैयार कर देगा, उसके लिए ये मौका है। मैं हैरान हूं, आपने कल्पना की है कि हिंदुस्तान के रेलवे में भारत को इकोनॉमी को बदलने का कितना बड़ा पोटेंशियल है। जो रेलवे हिंदुस्तान की आर्थिक तंदुरुस्ती को बदल सकता है, हमने 50 साल उस रेलवे की तंदुरुस्ती के पीछे खपा दिए। रेलवे हिंदुस्तान की इकोनॉमिकल हेल्थ को बदल सकता है, इतनी ताकत पड़ी है। लेकिन हम दिन रात यही सोचते रहे, बजट में से कुछ मनी पंप करो यार, रेलवे बचाओ, रेलवे बचाओ। भाइयों बहनों, मैं विश्वास से कहता हूं, 1 दशक के अंदर हिंदुस्तान में रेलवे में इतना इन्वेस्ट, और 100% एफडीआई की हमने बात कही है, बहुत बड़ा निर्णय किया है जी। और मैं रेलवे के सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं कि भारत सरकार के इस निर्णय पर रेलवे में काम करने वाले लोगों ने हमारी सराहना की, हमारे साथ खड़े हैं। ये जो ताकत खड़ी हुई है, रेलवे में इन्वेस्टमेंट जितना आ जाएगा, रेलवे का नेटवर्क जितना बढ़ेगा, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली मूवमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन भारत के गरीब से गरीब लोगों को रोजगार देने की संभावना उसमें पड़ी है। और रेलवे सिर्फ यातायात नहीं, रेलवे अर्थ गति को बढ़ाने वाली, एक गतिशीलता देने वाली ताकत धरा रखता है। हमें स्पीड बढ़ानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, क्वालिटी इंप्रूव करनी है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी है। और इन सारी बातों को कर करके एक अकेला रेलवे का क्षेत्र भी ऐसा है कि जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में प्राण भर सकता है। इतने सारे क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों को लेकर के हम चलेंगे, मुझे विश्वास है। और इन दिनों देखा होगा आपने, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जितने रेटिंग दे रही है, एकदम से भारत के रेटिंग बदल रहे तेज गति से। जहां नीचे जा रहे थे वहां अब तो प्लेटो तो लग ही गया है। मैं विश्वास से कहता हूं भाइयों बहनों कि भारत की जो क्षमता है, उस क्षमता का भरपूर उपयोग भारत को आगे बढ़ाने में होगा। राज्य और मिलकर के, एक और एक दो नहीं, एक के बगल में एक, 11 की ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है मध्य प्रदेश हिंदुस्तान की इकोनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बन जाएगा। भारत के मध्य भाग का एक क्षेत्र पूरे भारत को कैटर करने की ताकत वाला बन जाएगा। इस विश्वास के साथ मैं मध्य प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री जी के उन उम्दा प्रयासों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका सत्कार करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और उद्योग जगत के जो मित्र आए हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के किसी भी कोने की कोई भी भूमि, भारत के किसी भी राज्य की, उसको दल से मत जोड़िए, सिर्फ देश का सोचिए। किसी भी राज्य की भूमि होगी और आप आगे बढ़ना चाहते हो, केंद्र सरकार उस राज्य के साथ कंधे से कंधा मिला करके, वो किसी भी दल की सरकार क्यों ना हो, मुझे देश को आगे ले जाना है, राज्यों की बदौलत आगे ले जाना है, राज्य की ताकत के साथ आगे ले जाना है। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, भारत सरकार की यही भूमिका रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी गुस्ताखी करना चाहता हूं, एक थोड़ी गुस्ताखी करना चाहता हूं। एक तो मैं क्षमा मांगता हूं, मैं बीच में से जा रहा हूं। दूसरा, मैं शिवराज जी को बहुत सालों से जानता हूं, उनके स्वभाव को भी जानता हूं। और प्रोटोकॉल कहता है कि वो मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आए, लेकिन देश की भलाई का एजेंडा कहता है कि वो यहां रुके। और इसलिए मैं सार्वजनिक रूप से उनसे आग्रह करता हूं कि वो एयरपोर्ट पर न जाएं। प्रधानमंत्री वापस नहीं आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप यही रुकिए और इस समारोह को आगे बढ़ाइए। कृपा करके हम बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।